हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं विकास की अवधारणा। विकास की अवधारणा से यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट की परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न निश्चित तौर पर बनते हैं। तो चलिए देखते हैं कि विकास की अवधारणा क्या है। तो विकास किसी व्यक्ति में किसी नवीन क्षमता, आदत या आकृति का जन्म जो उनमें पहले मौजूद नहीं थी, विकास कहलाएगी। यानी जब कोई नन्हा बच्चा पैदा होता है तो उसमें न तो दांत होता है और ना ही वह बोल सकता है, और जब वह उसके अंदर दांत आ जाता है तो उसे ही विकास कहते हैं। जैसे चलना फिरना या बोलना, उसको जब आ जाता है तो उसे ही विकास कहते हैं। अब इससे आगे आता है प्रमुख बिंदु। तो विकास से संबंधित कुछ प्रमुख बिंदु दिए हुए हैं। तो सबसे पहला प्रमुख बिंदु है विकास की अवस्थाएं गर्भावस्था से, जबकि शैक्षिक विकास की अवस्थाएं शैशवावस्था से मानी जाएंगी। यानी कि विकास की अवस्था जो है वह गर्भावस्था से मानी जाती है, और जो शैक्षिक विकास की अवस्था मानी जाती है वह शैशवावस्था से लेकर मानी जाती है। अब इससे आगे दिया हुआ है शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, ये सब जो है विकास के क्षेत्र हैं। तो विकास के क्षेत्र कौन कौन से हो गए? शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, ये सब जो है विकास के क्षेत्र हैं। अब इससे आगे आता है विकासात्मक कार्य की अवधारणा रॉबर्ट हेविंगहर्स्ट ने दी है। तो विकासात्मक कार्य की अवधारणा किसने दी है? रॉबर्ट हेविंगहर्स्ट। अब इससे आगे है विकास का अधिगम का सिद्धांत रिचर्डसन सीयर्स ने दिया है। तो विकास का अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? रिचर्डसन सीयर्स ने दिया है। अब इसके बारे में यानी कि विकास की अवधारणा के बारे में कुछ परिभाषाएं दी हुई हैं, जैसे कि स्किनर की परिभाषा है, वुडवर्थ की परिभाषा है और मुनरो की परिभाषा है। तो स्किनर की परिभाषा क्या कहती है? विकास एक धीमी एवं सतत प्रक्रिया है। तो यह किसने कहा है? स्किनर ने। विकास एक धीमी एवं सतत प्रक्रिया है, यह जो परिभाषा है स्किनर की है। सतत मीन्स होता है लगातार चलना। अब दूसरा दिया हुआ है वुडवर्थ, बालक का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणनफल है। तो यह जो परिभाषा है वुडवर्थ की है, बालक का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणनफल है। अब अगली परिभाषा है मुनरो की, विकास भ्रूणावस्था से वृद्धावस्था तक होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला का नाम है। तो स्किनर साहब ने परिभाषा जो दी है, विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, और वुडवर्थ की जो है विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणनफल है, और मुनरो की जो परिभाषा है विकास भ्रूणावस्था से वृद्धावस्था तक होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला का नाम है। अब जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है, मैं थोड़ी देर के लिए साइड हो जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और जो लोग भी इस चैनल पर अभी नए जुड़े हैं वह इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। अब इससे आगे परिभाषा आती है हरलाक। हरलाक की परिभाषा विकास एक क्रमिक एवं धीमी प्रक्रिया है, जिसके फलस्वरूप नवीन आकृतियों एवं योग्यताओं एवं विशेषताओं का जन्म है। इसी से मिलती जुलती जो है स्किनर की भी परिभाषा थी। विकास, स्किनर की परिभाषा जो थी वह थी विकास एक धीमी एवं सतत प्रक्रिया है, और इनके में भी हरलाक में भी आई है कि विकास एक क्रमिक एवं धीमी प्रक्रिया है। तो आप लोग इसका ध्यान रखें। अब इससे आगे आता है गेसेल की परिभाषा, विकास एक अवधारणा से बढ़कर है जिसका निरीक्षण, मूल्यांकन एवं शरीर रचना, अंग विश्लेषण तथा व्यवहारात्मक, इन तीनों रूपों में मापन हो सकता है।
यानी जिस चीज में मापन हो सकता है उसे विकास कहते हैं, या जो गैसर के अनुसार। अब इससे आगे आता है वृद्धि एवं विकास में अंतर। तो एक तरफ दिया हुआ है वृद्धि और दूसरी तरफ है विकास। तो वृद्धि में दिया हुआ है कि कुछ समय बाद समाप्त हो जाती है। वृद्धि जो है या कुछ समय बाद समाप्त हो जाती है। जैसे कि मनुष्य की लंबाई बढ़ना 21 या 22 वर्षों में समाप्त हो जाती है, यानी कि उसके बाद लंबाई नहीं बढ़ती है। या दांत जो है ये भी हमेशा नहीं बढ़ते रहते, क्योंकि इसको भी जो भी जब तक भी बढ़ता है लेकिन ये भी समाप्त हो जाता है। अगला दिया हुआ है कि वृद्धि मूर्त होती है, यानी कि यह दिखाई देती है। दिखाई देना, जैसे कि मनुष्य की लंबाई जो है बढ़ती है तो वह दिखाई देती है, या मनुष्य जो मोटा होता है या पतला होता है वो भी दिखाई देता है, या कि दांत बढ़ता है, या कि कोई भी चीज़ जो है शरीर के अंदर की बढ़ती है या घटती तो वह दिखाई देती है। अब इससे आगे आता है कि वृद्धि जो है यह मात्रात्मक होती है। अब इससे आगे है वृद्धि सिर्फ शारीरिक होती है। और अगला दिया हुआ है वृद्धि की दिशा निश्चित नहीं होती है, यानी कि वृद्धि की दिशा जो है वह निश्चित नहीं होती है। अब विकास में देखते हैं, विकास जो आजीवन चलता है, विकास की प्रक्रिया जो है यह गर्भावस्था से लेकर आजीवन चलती रहती है। और विकास जो है यह अमूर्त है, यानी कि दिखाई नहीं देता। दिखाई ना देना, विकास जो है दिखाई नहीं देता। जैसे किसी की बुद्धि बढ़ती है, दिमाग जब बढ़ता है तो वह दिखाई नहीं देता। अगला दिया हुआ है गुणात्मक एवं मात्रात्मक, यानी कि विकास जो है गुणात्मक भी होता है और मात्रात्मक होता है। वृद्धि जो है यह सिर्फ गुणात्मक होती है, लेकिन विकास जो है गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों होता है। वृद्धि जो है यह सिर्फ जो है मात्रात्मक होती है, लेकिन विकास जो है गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों होता है। अगला दिया हुआ है विकास मापन संभव नहीं है, यानी विकास का जो है मापा नहीं जा सकता, विकास का मापन संभव नहीं है। अगला दिया हुआ है विकास अत्यंत व्यापक एवं बहुआयामी है। अब इससे अगला दिया हुआ है विकास की दिशा निश्चित होती है, यानी कि विकास की जो दिशा है वह निश्चित होती है। तो वृद्धि जो है मात्रात्मक होती है, विकास जो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। विकास को मापा नहीं जा सकता, वृद्धि को मापा जा सकता है। अब इससे आगे आता है विकास के सिद्धांत। विकास के सिद्धांत जो है निम्नलिखित होते हैं, जैसे कि निरंतरता का सिद्धांत, असमान गति का सिद्धांत, वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। इसी तरीके से जो है 5 सिद्धांत दिए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहला है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता के सिद्धांत में विकास अलग अलग क्षेत्रों में निरंतर और आजीवन चलता रहता है। विकास जो है यह अलग अलग क्षेत्र में निरंतर और आजीवन चलता रहता है। अब दूसरा जो दिया हुआ है असमान गति का सिद्धांत। असमान गति के सिद्धांत के अंदर सिर्फ शैशवावस्था में शिशु के मानसिक। अब दूसरा नंबर आता है असमान गति का सिद्धांत। असमान गति के सिद्धांत में सिर्फ शैशवावस्था में शिशु के मस्तिष्क का 90% विकसित हो जाना इस सिद्धांत का सबसे बड़ा उदाहरण है। तो असमान गति का सिद्धांत जो है इसमें शिशु का जो है विकास 90% हो जाता है। अब इससे आगे आता है वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। वैयक्तिक विभिन्नता के सिद्धांत के अंदर है विकास की दर दुनिया के 2 बच्चों में एक जैसी नहीं होती, कुछ न कुछ अंतर जरूर पाए जाते हैं। इसे वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत कहते हैं। यानी कि विकास के अंदर कोई भी 2 व्यक्ति ले लीजिए, चाहे वह जुड़वा बच्चे क्यों न हो, उसमें कुछ न कुछ अंतर जरूर पाया जाता है। इसे ही वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत कहते हैं। अब अगला आता है नंबर 4 पर सरल से जटिल का सिद्धांत। अब इसके अंदर है विकास की शुरुआती आकृति सरल तथा बाद की आकृति जटिल होती है।
यानी कि सरल से जटिल के सिद्धांत में जो शुरुआत की आकृति होती है वह बहुत सरल होती है, उसके बाद जो अगली आकृति आती है वह बहुत ही कठिन होती है, यानी कि जटिल होती है। अब आता है अगला 5वां नंबर, अंतः संबंध का सिद्धांत। अंतः संबंध के सिद्धांत में विकास के किसी भी एक पक्ष पर पड़ने वाले सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव का असर सभी पक्षों पर दिखेगा, क्योंकि सभी पक्ष आपस में जुड़े होते हैं। तो अंतः संबंध सिद्धांत कहता है कि विकास के किसी भी एक पक्ष पर पड़ने वाले सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव का असर सभी पक्षों पर दिखेगा, क्योंकि सभी पक्ष जो है आपस में मिले होते हैं, यानी कि निर्भर रहते हैं आपस पर। और इसमें जो है नोट्स कुछ दिया हुआ है कि वृद्धि एवं विकास वास्तव में एक दूसरे पर निर्भर है, इन्हें पूरी तरह से अलग नहीं किया जा सकता। यानी कि वृद्धि और विकास जो है एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, यानी कि निर्भर होते हैं, इन्हें जो है एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं यह वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।